जबकि वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। न्यूनतम 45 दिन और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर आज 17 दिसंबर से सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर, जिसमें सभी हमारे आवश्यक विभाग 28 विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी उन सब कैंपों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी समेत इनके नोडल अधिकारी होंगे, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। जिनके आवेदन भरवाए जाने हैं उनको आवेदन भरवाए जाएंगे और एक पूरा सुव्यवस्थित तरीके से सभी विभागों की उपस्थिति में ये कैंप लगाए जाएंगे और इन कैंपों की जानकारी अलग अलग माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, सरकारी सूचनाओं के आधार पर भी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इन कैंपों में आ सके। क्योंकि हमारे राज्य में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत ही कठिन है। उनको इस प्रकार के कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े, अपना खर्चा न करना पड़े, अपना समय व्यर्थ न करना पड़े, कार्यालयों को चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया गया है और न्याय पंचायत स्तर पर भी कहीं कहीं पर जो बड़ी न्याय पंचायत हैं उन न्याय पंचायतों पर एक से अधिक स्तर पर भी कैंप लगाए जा सकते हैं। और जहां पर पूरे जिन जनपद, जैसे जनपद कुछ बड़े हैं, जैसे पौड़ी जनपद में हमारे अधिक न्याय पंचायतें हैं, तो 45 दिनों में ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको आगे भी विस्तारित किया जाएगा। और जहां जल्दी इस प्रकार के कैंप पूरे हो जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वहां हम शहरी क्षेत्रों में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और जिन क्षेत्रों में ये शिकायत आएगी कि यहां पर अभी निस्तारण नहीं हुए हैं या जानकारी आएगी, उन क्षेत्रों में पुनः दोबारा भी कैंप लगाए जाएंगे। और सभी जो जहां पर कैंप होगा उसके आसपास के लोगों को, न्याय पंचायत के निवासियों को संभव कम से कम 3-4 दिन पहले उनको सूचित किया जाएगा। और ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं, उस संबंधित क्षेत्र हैं, उस ग्राम पंचायत से कौन कौन से लोग वंचित हैं, इसका पहले से ही सारे विभाग पहले से ही सर्वेक्षण कर लेंगे। और भ्रमण के दौरान इन सभी जो कमियां हैं, इन सभी कमियों को इन कैंपों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, इसमें हमने जनप्रतिनिधियों का भी, माननीय विधायकगणों का भी, हमारे अन्य जो दायित्ववान पदाधिकारी हैं उनका भी, और सभी स्तर पर समन्वय करने के लिए सभी की इसमें सहभागिता हो, ये किया है। और सभी जगह ये प्रयास किया जाए कि जहां भी कैंप लग रहा है वहां 2-3 दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध हो जाएं। देहरादून में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में पर्यटन को पूरे साल सक्रिय रखना सरकार का लक्ष्य है। इससे पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आजीविका चलती रहेगी। इसी सोच के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है
कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे, होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चार धाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं, जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का जो हमें उपहार है, प्रकृति का जो आशीर्वाद है, वो पूरे देश और दुनिया को बताया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि लोग शीतकाल में उत्तराखंड आए और अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। हम सभी उत्तराखंड के लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको एक अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा वातावरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के तहत राज्य की राजस्व प्रांतों की विभागवार समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टैक्स रिकवरी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने और बकाया कर वसूली में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि राज्य की वित्त स्थिति और ऋण हो सके। और इसके साथ ही टैक्स रिकवरी पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष की समीक्षा की गई है और राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्य की वित्त स्थिति मजबूत करने पर बता की जोर दिया गया है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वित्तीय वर्ष की समीक्षा की गई है, जहां सीएम धामी ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिया और राज्य की वित्त स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया गया है। राजस्व बढ़ाने पर बता की फोकस किया गया है और इस दौरान सभी अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। टैक्स रिकवरी पर भी सख्त निर्देश दिए गए। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति और भी ज्यादा ऋण हो सके। राजस्व संग्रह बढ़ाने और बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने टैक्स रिकवरी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही बता दें कि सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के तहत बता दें कि सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष के तहत राज्य की राजस्व प्रांतों को विभागवार समीक्षा बैठक के दौरान बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टैक्स रिकवरी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान भी दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने और बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि राज्य की वित्त स्थिति और भी ज्यादा ऋण हो सके। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? सीएम धामी ने वित्तीय वर्ष के तहत समीक्षा बैठक करी, अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, विस्तार से समझाइए आशीष। जी बिल्कुल वर्षा, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली और जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है उसके तहत जो सभी विभाग हैं उनकी जो टैक्स रिकवरी है उसे मजबूत करने पर ध्यान देने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश का जो राजस्व संग्रह है उसे बढ़ाने के लिए और जो बकाया वसूली है उसमें तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ताकि जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके और कहीं न कहीं जो रिकवरी है, पुरानी टैक्स रिकवरी है, चाहे वो किसी भी विभाग की से संबंधित हो, तो चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो या फिर जीएसटी होता है, जो स्टेट जीएसटी होता है, तमाम जो विभागों की जो रिकवरी है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। और जो आने वाला जो वक्त है उसमें ताकि प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो और सुदृढ़ हो सके और जो देनदारियां हैं पुरानी उनको जो है कहीं ना कहीं उन्होंने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश का राजस्व संग्रह जो है बढ़ाया जाएगी। आशीष, अगर बात की जाए तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सबसे अहम निर्देश क्या था इस बैठक में जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि टैक्स रिकवरी को लेकर जोर दिया गया है सीएम धामी की ओर से? टैक्स जो रिकवरी है उसको पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और जो तमाम राजस्व प्राप्तियां हैं प्रदेश की
चाहे खनन से, चाहे आबकारी से, या फिर स्टेट जो जीएसटी होता है, तमाम विभागों से जो रिकवरी होती है, जो तमाम जो देनदारियां हैं, चाहे विभागीय हों या फिर निजी देनदारियां हों, कई जो कंपनियां होती हैं, पर्सनल देनदारियां कई लोग जमा नहीं करते हैं। खनन के तमाम जो है प्रदेश भर में जो है खनन कर रहे हैं, जो जिनके पट्टे स्वीकृत होते हैं, वो कई बार अपना समय पर टैक्स नहीं जमा करते हैं। तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की जो वित्तीय हालत है वो और सुदृढ़ हो सके, और ताकि जो विकास कार्य हैं उनके लिए बैंकों से लोन न लेना पड़े, और जो प्रदेश की वित्तीय हालत है वो जो है पहले से जो है और अच्छी हो सकेगी। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आपने बात की कि प्रदेश की हालत को लेकर, तो क्या लगता है कि कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा ताकि और भी विस्तार हो सके और भी जनता को लाभ मिल सके, और जिस तरह की परेशानियों से जनता जूझ रहा है वो कम होती हुई नजर आएंगी? क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इस बैठक के बाद? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर समय पर जो टैक्स रिकवरी है वो जो है पूरी होंगी, अगर समय पर सभी जो है विभाग अपने अपने जो वित्तीय जो रिकवरियां हैं वो पूरी करेंगे, चाहे बैंक हो, चाहे बैंक लोन में भी कई बार देखा गया है कि जो सहकारी बैंक हैं या राज्य सहकारी बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं या तमाम जो बैंक हैं, उनकी देनदारियां होती हैं। लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसे चुकाने में जो है कई बार चुकाते नहीं हैं, और तो वो जो है एनपीए हो जाता है। ऐसे ही तमाम अन्य विभाग हैं, राजस्व विभाग है, उसकी जो चाहे शहरी विकास है, चाहे खनन है, या फिर अन्य जो आबकारी विभाग में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि जो ठेकेदार होते हैं, जो अनुज्ञापी होते हैं, वो अपना टैक्स जो है समय पर जमा नहीं करते हैं, जिससे प्रदेश सरकार को जो है काफी जो है हानि होती है, राजस्व की हानि होती है। और देखना होगा कि कितने विभाग जो है इसके बाद अपना अपना जो लक्ष्य है वो समय पर पूरा करते हैं, और आने वाले जो वित्तीय सत्र जो शुरू हो, जो मार्च में वित्तीय वर्ष जो समाप्त होता है और नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि कौन कौन विभाग अपने अपने लक्ष्य पूरा करता है, ताकि जो प्रदेश में जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके लिए कई बार लोन लेना पड़ता है, विश्व बैंक से हो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, तो वो न लेना पड़े, और अपनी जो विकास योजनाएं हैं वो सरकार अपनी ही पैसों से जो है पूरी कर सके। इसी का जो है फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। रिकवरी पर पूरा ध्यान जो है अधिकारियों को देने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा कि कौन कौन से विभाग अपना लक्ष्य जो है समय पर पूरा करते हैं। जी आशीष, अगर देखा जाए तो जब उत्तराखंड की बात आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी बिजली और इसके साथ ही सड़कों को लेके, तो क्या लगता है कि परिवहन विभाग और बिजली विभाग में क्या कुछ सुधार देखने को मिलेगा ताकि जो प्रदेश की जनता है उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी छोटी होती हैं और काफी दुर्घटनाओं का खतरा भी होता है। इसमें क्या कुछ सुधार देखने को मिल सकता है इस वित्तीय वर्ष के दौरान? जी वर्षा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रदेश जो योजनाएं सरकार या जो लोक निर्माण विभाग हो या जो यूपीसीएल है, जो अपनी तमाम जो योजनाएं बनाता है वो कहीं ना कहीं कई बार पैसे के अभाव में पूरी नहीं हो पाती हैं, या फिर उनके लिए लोन लेना पड़ता है, और वो लोन कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जनता को ही चुकाना पड़ता है। तो अगर सरकार के पास खुद का बजट होगा, खुद का पैसा होगा, तो वो लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसे जो तमाम जो चाहे वो जल संस्थान हो, बिजली विभाग हो, या फिर राजस्व विभाग हो, या अपना जो खनन जो विभाग है, तमाम विभागों के जो देनदारियां हैं कई बार वो पूरी नहीं हो पाती हैं और वो अगले साल के लिए चल जाती हैं। ऐसे में जो है लक्ष्य जो होते हैं हर विभाग के, वो पूरे न होने के कारण जो तमाम विकास योजनाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं। कई बार डीपीआर बन जाती है, प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन उसको जो है स्वीकृति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं होता है। तो अगर देनदारियां पूरी होंगी, राजस्व प्राप्तियां समय पर आएंगी, तो जो तमाम योजनाएं हैं, विकास योजनाएं, वो कहीं ना कहीं पूरी होती रहेंगी। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
नगर निगम क्षेत्र में आक्रामक और खतरनाक नस्ल के शवानों को लेकर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि बोर्ड बैठक के निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शवान पालकों के लिए स्पष्ट नियमावली की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। खास तौर पर खतरनाक नस्लों को लेकर सुरक्षा मानदंड तय किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आपत्तियों और सुझावों के लिए समय भी दिया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां कैची धाम के पास खाई में कार गिर गई है और इसके साथ ही एक बच्ची समेत 2 महिलाओं की मौत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन में 7 से 8 लोग सवार बताए जा रहे थे और कार सवार सभी लोग बरेली के रहने वाले हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, भेजा गया है। भवाली से कैचीधाम मार्ग पर यह घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सड़क दुर्घटना देखने को मिली है, जिससे पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग बता दें कि गंभीर रूप से घायल हैं। 7 से 8 लोग कार में सवार बताए जा रहे थे, जो कार बता दें कि खाई में गिर गई। इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। उसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही बता दें कि कार खाई में गिर गई, जिसके चलते इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि अन्य लोग इसमें घायल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है और इसके साथ ही अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैची धाम के पास बता दें कि एक कार खाई में गिर गई और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और इस अन्य लोग घायल हैं। और बता दें कि कार में 7 से 8 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और कुछ घायल हैं और उनको बता दें कि नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और राहत कार्य भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इस हादसे के बाद कैचीधाम के पास बता दें कि एक कार खाई में गिर गई और इसके साथ ही इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष डोभाल का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? कार खाई में गिरी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल वर्षा, आज सुबह करीब 9:46 पर ये 9:30 बजे से के करीब ये हादसा हुआ है। 9:46 पर एसडीआरएफ को सूचना मिली कि जो कैंची धाम जाने वाले भवाली से आगे अल्मोड़ा मार्ग पर एक काले ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और इसके बाद जो सब इंस्पेक्टर भावना बिष्ट है, उसके नेतृत्व में पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पर जानकारी मिली कि जो है 3 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। तीनों जो है महिलाएं हैं। एक गंगा देवी वाइफ ऑफ भूपराम और 56 वर्ष इनकी उम्र है और एक ब्रिजेश कुमारी हैं वाइफ ऑफ राहुल पटेल, इनकी उम्र 26 वर्ष और नैनस्ती गंगवार डॉटर ऑफ जयपाल सिंह, इनकी उम्र 24 वर्ष है, इनकी मौत हो गई है। इसके अलावा जो 6 और लोग हैं, जिनमें ऋषि पटेल सन ऑफ राहुल पटेल और स्वाति डॉटर ऑफ भूपराम और अक्षय सन ऑफ उमेंद्र सिंह, ज्योति वाइफ ऑफ करण और करण सन ऑफ जितेंद्र और राहुल पटेल सन ऑफ भूपराम, ये जो है घायल हो गए हैं। और कैंची धाम से पहले करीब 1 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ है और तीनों मृतकों के शब्द जो है एसडीआरएफ ने मौके से निकाल लिए हैं और जो घायल हैं उनको सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस में भवाली अस्पताल में जो है प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और ये जो सभी जो है बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो है कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे और सुबह सुबह तड़के करीब 9:30 बजे ये हादसा हुआ है। और सिपरा नदी यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर इसकी गहरी खाई में जो है ये स्कॉर्पियो गिरी थी और 9 लोग जो है इसमें सवार थे। जी ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
थाना राजपुर क्षेत्र के किराए पर रह रहे वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिजनों की शिकायत पर हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शव को दोबारा डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। मामले की जांच में साइबर सेल, एसओजी और फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया और निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुंचे वहां पर और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूंकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहां पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई न करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहां से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहां पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुंचा था वहां पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी इसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ पद खाली हैं और इसका फैसला मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार में आता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं से इस विषय पर बातचीत कर ली है और जोशी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और खाली पदों को भरा जाएगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पद खाली है मंत्रिमंडल में और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मेरी जानकारी है पार्टी हाईकमान से बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है। चूंकि इस समय बहुत से देखा होगा प्रदेश में आपने संगठन के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह पर संगठन स्तर पर नियुक्तियां भी हो रही हैं। मैं समझता हूं जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो पद खाली पड़े हैं निश्चित रूप से उनको भरने का काम। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। ग्राम बेला निवासी अहमद की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमजद और सदाब को पकड़ा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल के अनुसार दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की है और बरामद सामान के साथ उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुडियाल के निर्देश अनुसार कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने गांधी वाटिका पहुंचकर सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर बता दें कि प्रदर्शन किया। उसके 2 मिनट बाद मौन भी रखा। सरकार बीजेपी और द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर रखी गई और योजना का नाम बदलकर बीजेपी ने महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का अपमान किया है, जिसे देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि रुड़की से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुडियाल पहुंचे हैं और इसके साथ ही बता दें कि धरना प्रदर्शन किया गया है। महापौर विकास शर्मा ने बता दें कि दरियानगर और वार्ड 16 न्यू शांति कॉलोनी में नाला, सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में समान विकास कराया जा रहा है और 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर को 33 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 16 में एक सड़क और एक नाले का उद्घाटन किया है और ये बरसों बरस से यहाँ सड़क नहीं बनी थी। पहली बार ये सड़क बनने जा रही है। लोग काफी लंबे समय से इस सड़क के बनाने की मांग कर रहे थे और
अब ये सड़क बनकर पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा भी नगर निगम विकास के कार्यों को लगातार तेजी कर रहा है, गति दे रहा है। हम लोग अब तक 10 करोड़ 48 लाख के टेंडर निकाल चुके हैं और लगातार निर्माण कार्य जारी है। अभी बहुत जल्दी हम हॉट मिक्स का भी टेंडर करेंगे, जिससे हॉट मिक्स की जो सड़कें हैं वो भी बननी शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।